एक वो जो है ना उसको टाइट चलती है ब्लैक नमस्कार। प्रभा खेतान फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित एवं एहसास वुमेन रायपुर द्वारा टेटर टी चाय पर चर्चा की इस प्रथम प्रस्तुति में मैं आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। हमारे आज के अतिथि श्री राहुल कुमार सिंह जी हैं, जो प्रदेश के इतिहास, लोक संस्कृति व भाषा के जाने माने हस्ताक्षर हैं। विगत कई वर्षों से वे छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों, जनजातियों, उनकी बोलियों, रीति रिवाज और संस्कृति पर विचार विमर्श करते रहे हैं। छत्तीसगढ़ का लोक पुराण उनके द्वारा संचित इस ज्ञान को आप सबसे बांटने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। आशा है कि आज की इस चर्चा के बाद हम सब अपने प्रदेश के बारे में किसी किंवदंती पर विश्वास न कर आदिकाल से अब तक इस भूभाग में दक्षिण कोसल के महत्वपूर्ण योगदान को समझ एवं समझा पाएंगे। आज की शाम एहसास वुमेन रायपुर श्रीमती कल्पना चौधरी जी राहुल जी से बातचीत करेंगे। राहुल जी का इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं बुलाना चाहूंगी विक्रम सर को, जिनकी वजह से आज इस ब्यूटीफुल स्कूल प्रीमाइसेस आरंभ स्कूल में हम सब इस ब्यूटीफुल चर्चा के लिए एकत्रित हुए हैं। सर प्लीज कम एंड से अ फ्यू वर्ड्स। थैंक यू। आप सभी को नमस्ते और सभी का हार्दिक स्वागत आरंभ स्कूल के इस कैंपस में। ये हमारे लिए अत्यंत हर्ष और सम्मान की बात है कि हम इस विशेष साहित्यिक आयोजन की मेजबानी कर रहे हैं। आज का यह अवसर केवल एक कार्यक्रम नहीं, यह विचारों, कहानियों और पढ़ने के आनंद का उत्सव है। हमें इस सार्थक पहल के वेन्यू पार्टनर बनने की खुशी है। आरंभ का सदैव मानना रहा है कि विद्यालय केवल वह स्थान नहीं जहां बच्चे पढ़ते हैं, वह यह मंच है जहां समुदाय जुड़ता है, संवाद की शुरुआत होती है और जिज्ञासा को पंख मिलते हैं। आपके जैसे उत्साही पाठकों की उपस्थिति हमारे इस विश्वास को और मजबूत करती है कि सीखना आयु, सीमाओं और संस्थाओं से परे एक आजीवन यात्रा है। हम स्वयं को सौभाग्यशाली मानते हैं कि आज हमें ऐसे लेखक का स्वागत कर रहे हैं जिनकी वाणी और लेखनी ने अनेक मनों को और हृदयों को प्रभावित किया है। मैं आयोजकों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए आरंभ को अपना स्थल साझेदार चुना। साथ ही आप सभी का भी आभार व्यक्त करता हूं, आप यहाँ पधारे। एक बार फिर द आरंभ स्कूल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। अब मैं आप सबका संक्षिप्त परिचय कराना चाहूंगी राहुल सिंह सर से। राहुल कुमार से प्रमुख धरोहर परियोजना बायोडाइवर्सिटी एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च सेंटर, पुस्तक छत्तीसगढ़ का लोक पुराण। अकलतारा छत्तीसगढ़ निवासी इन्होंने पुरातत्व एवं संग्रहालय विज्ञान की शिक्षा प्राप्त की है। फेलो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्टडीज, राज्य सरकार में 36 वर्षों तक इन्होंने अपनी सेवाएं दी। 500 से अधिक स्थलों का पुरातत्वीय सांस्कृतिक सर्वेक्षण किया, जिनमें ताला, दीपाडीह, गढ़धनोरा, भूंगापाल, डमरू आदि उत्खनन तथा लाल बाग, इंदौर, गुजरी महल, ग्वालियर, ओरछा अनुरक्षण विकास परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनकी मौलिक कृतियां एक थे फूफा उपन्यासिका, सिंहावलोकन निबंध संग्रह, छत्तीसगढ़ का लोक पुराण पुस्तक, संग्रहालय विज्ञान का परिचय, ताला का पुरा वैभव सहलेखन, हंस, इंडिया टुडे, साहित्य वार्षिकी आदि प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिकाओं में कहानी एवं निबंध भी प्रकाशित किए। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत बच्चों के लिए द्विभाषी संस्करण की 7 पुस्तकों का छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद भी किया है। नाटक जसमा ओडन का छत्तीसगढ़ी अनुवाद, प्रामाणिक अभिलेखीय ग्रंथ उत्कीर्ण लेख का परिवर्धन, शोध पत्रिका कोसल के संपादक सदस्य भी रह चुके हैं। कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। बिलासा सम्मान 2008,
श्रेष्ठ ब्लॉग विचारक 2011, पुरी पीठाधीश्वर द्वारा 2013 में धरती पुत्र सम्मान तथा 2019 में इंडिया टुडे संस्कृति सम्मान से इन्हें नवाजा गया है। संप्रति प्रमुख धरोहर परियोजना बायोडाइवर्सिटी एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च सेंटर, शैक्षणिक प्रशासनिक संस्थानों में प्रशिक्षण विशेषज्ञ, संस्कृति विषयक स्वाध्याय और वेब अभिलेखन इन्होंने किया है। अब बिना आप सभी का वक्त जाया किए मैं मैम और सर को आमंत्रित करना चाहूँगी आज की शाम की चर्चा शुरू करेंगे। तो राहुल जी, सर्वप्रथम तो मैं आपको इस पुस्तक को लिखने के लिए अभिनंदन देना चाहूँगी। एक प्रांत को इतिहास, भाषा, संस्कृति, समाज और विभिन्न जनजातियों को जिस विपुलता और सरलता से इस पुस्तक रूपी माला में पिरोकर पाठकों के समक्ष आपने रखा है, उसके लिए मेरे पास केवल 3 शब्द हैं। मैं अभिभूत हूँ। हम सब जानते हैं कि राहुल जी छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, कला व इतिहास में वर्षों से जुड़े हुए हैं। अपने इस समग्र अनुभव, ज्ञान व लोक व्यवहार के आचार विचार को आपने जिस प्रकार अपने शब्दों में उकेरा है, उसके लिए मेरे जैसे लोग जो इस प्रदेश के मूल निवासी न होने पर भी आज स्वयं को यही का मानते हैं और इस लोक पुराण को पढ़ने के बाद खुद पर गर्व भी करते हैं। तो चलिए हम अपनी चर्चा की ओर बढ़ते हैं। पहला आपका इसका जो पहला परिच्छेद है वो गांव दुलारू में। तो जो लोग आप लोग छत्तीसगढ़ के हैं या किसी भी जगह, हम जो एक ग्राम का जीवन है उसमें हर जगह गांव में कोई न कोई ऐसा होता है जिसको हम गांव दुलारू मानते हैं। एक सीधा साधा व्यक्ति जिसपे ग्राम की जो संवेदनाएं हैं वो उसके अंदर हैं, वहाँ का आचार व्यवहार वो उसके अंदर है, शहरी सभ्यता से दूर है और शहरी सभ्यता का अचानक जब आक्रमण होता है तो वो थोड़ा घबरा भी जाता है। तो उसके लिए जिस तरह से आपने इस कैरेक्टर को लिखा है वो बहुत ही अच्छा है। दूसरा मुझे ये लगता है कि उसमें एक लाइन है जो मुझे बहुत मतलब बड़ी प्रतीकात्मक लाइन है वो, कि गांव के दक्षिणी छोर पर 1945 में अंतिम बार काला हिरण देखा है। पपरेल, कौहा, बबरी और मुख्यतः पलाश के पेड़ों का जंगल 1952 में मालगुजारी उन्मूलन हुआ, जंगल सरकार के हो गए और इन पलाश के फूलों ने आखिरी बसंत देखा। तो मतलब आपने जो सभ्यता जो हमारी जिसको हम कहते हैं हम बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और ग्राम की सभ्यता को हम सोचते हैं कि बड़ी पिछड़ी हुई है, पर जो हमारी सबकी हमारी जड़ें गहरी, कहीं न कहीं हम सबके परिवार किसी न किसी गांव से उठ करके आए और हम सब कभी न कभी अपने गांव भी गए। तो गांव का जो एक इतने सरल शब्दों में कितनी बड़ी बात आपने कही कि एक पूरी की पूरी संस्कृति जो है गांव की वो केवल 2 चीजों में, एक काला हिरण और एक पलाश के फूल, जो कि यहाँ सच बताऊं मैं पलाश के पेड़ों के लिए आपने स्कूल देखा है, मैंने हर तरह के पेड़ वहाँ लगाए, पलाश के फूल मुझे पलाश की यहाँ पे वो नहीं मिली, मतलब हर नर्सरी में मैं गई, सब जगह गई कि पलाश के फूल चाहिए, नहीं मिले। फाइनली मैं गुजरात से लेके यहाँ नहीं और आपके इसमें मुझे यही वो लगा, मैंने कहा इतना छत्तीसगढ़ मैंने देखा, पलाश के फूल वाकई नहीं देखे मैंने कहीं, टेसू दिखता है पलाश नहीं। और ये आपने इतने उससे लिखा है तो लगता है आपके बचपन में आपके बचपन में नहीं होंगे, नहीं थे ना, आपका बचपन तो बाहर का है। तो आपने बंजारा नायकों का जो उल्लेख किया है, मूलतः वह कौन थे और कहाँ से आए थे?
देखिए, बहुत तरह की चीज़ें हैं। बंजारा की आप बात कर रहे हैं तो बंजारा तो शब्द ही अपने आप में अपना अर्थ स्पष्ट कर देता है। और जंगल जंगल पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा। तो ये बंजारे नायक हैं। ये कहा जाता है मरु गुर्जर प्रदेश। हम अगर थोड़ा सा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक भूगोल की बात करें तो जो मरु गुर्जर प्रदेश कहा जाता है, यानी राजस्थान और गुजरात और थोड़ा सा मालवा का हिस्सा, तो ये जो प्रदेश है यहाँ माना यह जाता है कि बहुत तेजी से शायद बाकी किसी क्षेत्र या हम कम से कम छत्तीसगढ़ की बात ले सकते हैं कि यहाँ की तुलना में वहाँ वनस्पति या जंगल बहुत जल्दी कटे, नष्ट हुए। हम अभी भी देखते हैं बहुत सारे ऐसे जो ऊंट और भेड़ लेके जो लोग आते हैं, वो लोग वहाँ से आते हैं। नायक बंजारों की बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो दरअसल ट्रेडर्स होते थे। बंजारा नायक होते थे, ट्रेडर्स होते थे। और बताया ये जाता है कि उनकी पूरी संस्कृति न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि दक्षिण भारत में भी ये चर्चाएं होती हैं। और मूलतः वो नमक का व्यापार करते थे। नमक का व्यापार एक ऐसा जिस पर ढेर सारी कहानी प्रेमचंद ने नमक का दरोगा लिखी है, और नमक की बाढ़ की बहुत चर्चा होती है। उस पर सोपान जोशी ने एक नोट बनाया है। तो नमक ऐसी चीज होती थी जो आमतौर से और हमारे खाने की अकेली ऐसी चीज है जो गैर जैविक है। तो वो एक ऐसी चीज होती थी जो उपलब्ध नहीं होती थी और जिसकी जरूरत होती थी। मूलतः वो नमक का व्यापार करते थे। उनके साथ वो कारवां होता था, उसके साथ पशु होते थे, उनके साथ जानवरों पे माल लेके, और उसके लिए वो जगह जगह कैंप करते थे। छत्तीसगढ़ के खासकर मैदानी हिस्सों में हर जगह नायक टाउन, नायक पारा और उनसे जुड़ी हुई कहानियां मिलती हैं। तो ये मूल प्रदेश उनका वो था, और वो फिर रास आता गया तो वो यहाँ बसते भी गए। ये एक हम रायपुर में बैठे हैं तो हमको स्थानीय संदर्भ ले लेना चाहिए। ये तो मेरे गांव के आसपास की बात है। हम रायपुर में बैठे हैं तो हम एक शब्द, जिस शब्द के पीछे हम नहीं जाते, वो शब्द है लभांडी फार्म। लभांडी फार्म का मतलब हो गया है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जबकि लभांडी शब्द है वो लभना डी है, और लभना का मतलब होता है नायक या बंजारे। आज भी आप वहां जाएं तो वो बंजारों की बस्ती है। और हमेशा मैं ये कहता हूं कि अगर आपको थोड़ा सा शब्दों के साथ मौज करने में अगर आपको रस मिलता है तो हर गांव की अपनी कहानी होती है। वो नाम के साथ अपना परिचय दे देते हैं और आप वहां जाएं तो वो आत्मीय होकर आपका स्वागत करने लगते हैं। मैं जब लभांडी फॉर्म सुना तो लभांडी जाने की उत्सुकता मुझे हुई, और मुझे जाके जो मेरा अनुमान था, मैंने देखा कि वो किस तरह से नायक बंजारों की बस्ती है जो आज इस तरह से बन गई है। गांव दुलारू का चरित्र क्या शांत सीधे साधे कृषक के जीवन से संवेदनाओं के मशीनीकरण की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है। जो भयभीत है, क्या ये संवेदनाओं का क्षरण है और पीताम्बर इसके लिए एक बिंब है? ये जिन लोगों ने ये नहीं पढ़ा है उनके लिए थोड़ा सा मैं स्पष्ट कर दूं कि गांव दुलारू नाम का एक 3-4 पेज का कुछ 500-700 शब्दों का एक उसमें लेख है। और गांव दुलारू को मैंने तीनों तरह से देखने की कोशिश की है। हर व्यक्ति के लिए अपना गांव उसका एक दुलारा होता है, और हर व्यक्ति स्वयं को मानता है कि वो गांव का दुलारा बेटा है। और गांव का दुलारापन है, वो दुलारापन में कहीं थोड़ी अबोधता होती है, थोड़ा सा उसमें खिलंदड़ापन होता है। वो किसी चीज से, जो बच्चों का स्वभाव होता है, वो बहुत जल्दी किसी चीज से भयभीत भी हो सकता है
रूठ भी सकता है, खुश भी हो सकता है। तो दरअसल एक गांव है, गांव का चरित्र भी एक उसी तरह का होता है जैसे एक किसी व्यक्ति का विकास। तो अगर हम होता यह है कि हम भी जब दुनिया में जाते हैं, एक वाक्य में उद्धृत करना चाहूँगा, मनोहर श्याम जोशी ने अपने पुस्तक में लिखा है, कितना हास्यास्पद है ये त्रास और कितना त्रासद है ये हास्य। हम शहर जाते हैं, शहर जाके हम वो सभी चीजें हमसे छूट जाती हैं, हम भूलने लगते हैं। अब इसको त्रासद कहें या हास्यास्पद कहें तो पता नहीं ये त्रासद है या हास्यास्पद है। मेरा अपना ये सोचना है कि ये तथ्य है और इन तथ्य को स्वीकार करना पड़ता है। उसके हास्यास्पद होने को भी संवेदना से देखना होता है, उसके त्रासद होने को भी संवेदना दोनों के प्रति होती है। लेकिन उसके तथ्यात्मकता से हम अगर आंख मूंदते हैं तो हम एक ऐसे घेरे में आ जाते हैं जो शायद हमारे लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। हमको तो उसके साथ कोप अप करना है, उसी के साथ चलना है। आपने एक जगह 3 शब्दों का प्रयोग किया है, ओरा मासी ठम। इन अजीब शब्दों का छत्तीसगढ़ी में किस विशेष, ये 3 अजीब शब्द ओरा मासी ठम छत्तीसगढ़ी में किस विशेष प्रक्रिया के प्रतीक है? दूसरा वाक्य मैंने नहीं लिखा है क्योंकि कई लोगों को ये आजकल एक पुरुषोत्तम अग्रवाल जी की एक किताब है नाकोहस। नाकोहस ये शब्द बड़ा अजीब लगता है। तो वो नेशनल काउंसिल ऑफ हर्ट इमोशंस, मतलब किसी भी बात पे किसी भी व्यक्ति की संवेदनाओं को, भावनाओं को वो चोट लग जाती है। तो इसलिए मैंने उसका अगला वाक्य नहीं कहा है, यहाँ आप लोगों से शेयर कर सकता हूँ, जो बहुत प्रचलित है। आप किसी से पढ़ने लिखने की बात करें, अगर वो नहीं पढ़ा लिखा हुआ है तो बड़ी विनम्रता के साथ वो इस बात को कहता है और शायद थोड़ा सा दयार्द्रता के साथ कि ओला मासी ढम बाप पढ़े ना, हम क्या कर रहे हैं, हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। लेकिन वो ओला मासी ढम कहने के पीछे एक बहुत गंभीर वो शास्त्रीय परंपरा है। शास्त्रीय परंपरा ये है कि पाटी पूजा कहा जाता है। आरंभ स्कूल में हो सकता है ये विक्रम ये शुरू करा दे। पाटी मतलब स्लेट पट्टी होती थी और स्लेट पट्टी पे जब बच्चा, जैसे अन्नप्राशन होता है तो पहले उसमें अलग अलग वस्तुएं रख दी जाती हैं कि क्या खाता है, ठीक उसी तरह जब लिखना सिखाया जाता है, उसे अक्षर ज्ञान कराया जाता है, तो पाटी पूजा, स्लेट की पूजा कराई जाती है। और स्लेट की विद्यारंभ संस्कार जो हमारे 16 संस्कार हैं उसमें, तो ये विद्यारंभ संस्कार की जो हमारी शास्त्रीय परंपरा है उसका जो देशज प्रकार है वो पाटी पूजा है। और उस पाटी पूजा में स्लेट पे पहला बच्चे का खड़िया से हाथ पकड़ के लिखाया जाता है ओम नमः सिद्धम, मैं यह जो कार्य करने जा रहा हूँ वह सिद्ध हो। और वो ओम नमः सिद्धम बोलने में लोक जबान में वो उलट के ओला मासी ढम हो जाता है। जनमानस में भिन्न भाषाओं, भारतीय इतिहास में भिन्न भाषाओं, वर्ण एवं लिपियों का प्रादुर्भाव कब? आपने इतना उसमें शोध किया है तो आप सबसे शेयर कीजिए। ये तो बहुत लंबी चौड़ी बात है, लेकिन संक्षेप में अगर मेरा ख्याल है ज्यादातर लोग उस तरह से परिचित भी होंगे कि वर्ण या अक्षर ज्ञान हम मोटे तौर पे जो फोर्थ मिलेनियम BC यानी आज से 5-6 हज़ार साल पहले की बात है, जो हड़प्पन कल्चर जिसको कहा जाता है, पहले जिसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता था, ढेर सारे वहाँ
टैबलेट्स मिलते हैं बहुत सारे जिसमें अक्षरों के रेखे हैं। उन अक्षरों का अभी तक संतोषजनक और प्रामाणिक पाठ नहीं हो सका है। लिखने की परंपरा रही है, इस बात का उल्लेख साहित्यिक प्रमाणों से मिलता है, जातक में मिलता है, बहुत सारे अन्य ग्रंथ हैं, बौद्ध ग्रंथ हैं। ललित विस्तर, आमतौर से उसको मिसप्रोनाउंस ललित विस्तार कर दिया जाता है, ललित विस्तर मूल रूप से वो ग्रंथ है। जैन आगम ग्रंथों में उसकी जानकारी मिलती है। लेकिन हमको जो उदाहरण मिलते हैं और जो बहुत सहज रूप से, वो लगभग 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में अशोक और एक हमारे परिचित हैं, उनसे बात हो रही थी कि जो आरटीआई को लेके कि जो ट्रांसपेरेंसी है, प्रशासन में पारदर्शिता है, उसको लेके अशोक ने अपने शिलालेख पूरे देश में उत्कीर्ण कराए। अशोक के शिलालेखों की भाषा पाली है और लिपि ब्राह्मी है, और उन्होंने पूरे देश में अपने जो राज्यादेश हैं, शासनादेश हैं, वो उत्कीर्ण कराए कि उनके शासन के मूल आदेशों को मिसकम्युनिकेट या मिस इंटरप्रेट न कराया जा सके। इसलिए उन्होंने अपने आदेश पूरे देश के अलग अलग स्थानों पे, न जाने कितने स्थानों पे उनके कुछ लघु शिलालेख हैं, कुछ स्तंभ लेख हैं, कुछ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है जिसका जिक्र कम होता है। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जिसको कहा जाता है, प्रयाग प्रशस्ति, वो समुद्रगुप्त की चर्चा होती है, लेकिन मूलतः वो अशोक का शिलालेख है। जिस अशोक के शिलालेख को इलाहाबाद लाया गया और उस पर फिर समुद्रगुप्त ने भी अपना इंस्क्रिप्शन उस पर इंस्क्राइब कराया है, शाहजहां ने भी कराया है, और मुझे ध्यान आता है कि शायद किसी मुस्लिम शासक का भी एक पंक्ति का उसमें उल्लेख है, जो अभी बस वो तैयारी है, कुंभ के समय वो बात हो रही थी कि माघी स्नान के लिए हुआ है वहाँ प्रयाग में जी। तो ये लिपियों का मोटे तौर से हम कहें अगर, तो नियमित हमको जो शुरुआत दिखती है वो मोटे तौर पे हम मान सकते हैं कि 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व से। अशोक का एक शिलालेख कालसी के पास भी है। कालसी के पास जी, काफी बड़ी चट्टान है। जी जी। छत्तीसगढ़ में विक्रम खोल के चट्टान लेख का क्या मतलब है? मुझे लगता है कि हमको बहुत गहराई में, लेकिन विक्रम खोल का महत्व यह है, उड़ीसा की सीमा में हम यहाँ से अगर रेल से जाएं तो जैसे ही हम रायगढ़ से आगे बढ़ते हैं तो विक्रम खोल आता है। विक्रम खोल के शिलालेख को लेके बहुत चर्चा इसलिए होती है क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे अक्षर दिखते हैं, या उनको अक्षर कहने के बदले फिलहाल ज्यादा सावधानी से मैं कहूँ तो ऐसे संकेत हैं, जो संकेत माने जाते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता, या जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, हड़प्पन कल्चर के जो टैबलेट्स हैं, उन पे जो मुहरें हैं, सील, उन पे जो चिन्ह मिलते हैं उससे मिलते जुलते हैं। और ठीक दूसरी तरफ वो आरंभिक अशोककालीन पाली के ब्राह्मी के भी अक्षर दिखाई पड़ते हैं। तो वो संधि काल का ये माना जाता है कि वो संधि काल का, ऐसे जो अशोक के अभिलेख की आप याद कर रही थी, सोहगौरा एक अभिलेख है, सोहगौरा से ऐसा अभिलेख मिलता है, दूसरा यहाँ से मिलता है। कुछ तमिलनाडु के कुछ हैं, क्योंकि तमिल है, वो तमिल लिपि ये माना जाता है कि वो ब्राह्मी से थोड़ा अर्ली पुरानी लिपि है, और तो उसमें कुछ ऐसे अक्षर मिलते हैं। इस दृष्टि से हमारी सीमा पे ये जो विक्रम खोल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपने बोली और भाषा, इन दोनों में क्या होता है? नहीं, आपने बहुत अच्छा उसको बड़े सरल भाषा में गहन रूप से लिखा है, इसलिए मैं मतलब, और ये हम लोगों की एक जिसको कहते हैं मिसकंसेप्शन, बोली और भाषा के अंदर हम लोग भेद नहीं कर पाते।
इसलिए आपसे देखिए, सबसे पहले तो मैं ये ध्यान कराना चाहूँगा कि मोटे तौर पे जो बात कही जाती है कि किसी भी भाषा के लिए उसका व्याकरण होना और उसकी लिपि होना आवश्यक है, जो कहीं से ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी लिपि न हो। और व्याकरण का तो मामला ऐसा है कि व्याकरण तो तब होता है जब वो व्याकरण रूप में आया, मतलब छत्तीसगढ़ी का एक संदर्भ यहाँ लेना आवश्यक है कि जब 20वीं शताब्दी के अंतिम चरण में जॉर्ज गिलियर्सन लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया का काम शुरू कर रहे थे, तो पूरे देश की सभी भाषाओं का अध्ययन होना था, सर्वे होना था। और वो मेरा ख्याल है कि दुनिया में अब तक जो सबसे बड़े सर्वे हुए हैं, प्लान हुए हैं, उनमें से एक है। तो वो जो सर्वे कर रहे थे तो उन्हें विभिन्न भाषाओं के व्याकरण, व्यवस्थित व्याकरण, वैज्ञानिक व्याकरण नहीं मिले, लेकिन छत्तीसगढ़ी एक ऐसी उन्हें फिलहाल भाषा बोली से बचने के लिए जुबान कह सकते हैं छत्तीसगढ़ी एक जुबान ऐसी मिली उनको कि जिसका व्याकरण था, हीरालाल काव्योपाध्याय का व्याकरण था। मैं कहने का मतलब ये है कि उसे अधिक विस्तार में जाने के बजाय कि भाषा और बोली के अंतर में बोली की एक तरह से कहिए कि अगली पीढ़ी भाषा होती है, क्योंकि ये बहुत स्वाभाविक ढंग से हम समझ सकते हैं कि एक बच्चा जिस तरह से बोली सीखता है और बाद में लिखना सीखता है, इसी तरह से सभ्यता को भी उसमें हम रिड्यूस करके देख सकते हैं कि लोगों ने पहले संकेतों के माध्यम से, फिर उसके बाद कुछ टूटे फूटे शब्दों के माध्यम से, फिर ध्वनि संकेतों के माध्यम से, फिर अलग अलग शब्दों के माध्यम से उन्होंने बोलना शुरू किया होगा। और बोलने के बाद फिर किसी ने ये किसी के मन में आया होगा कि अगर इसे चिन्ह बना दे, क्योंकि भाषा और उसके बाद एक स्तर आता है जो लिपि का आता है। वो लिपि तब बनती है जब भाषा को हम टाइम एंड स्पेस में फैलाना चाहते हैं। हम जब तक बोल रहे हैं तब तक भाषा यहीं तक है, लेकिन अगर हम इसको लिख देते हैं तो भाषा का या बोली का अपना, मेरा वॉइस मॉड्यूलेशन है, वो लिखने में नहीं आएगा। वो उसका बहुत बढ़िया उदाहरण है, कभी आप लोगों ने देखा होगा तो सामवेद का पाठ होता है, जब वेद पाठ होता है तो वो पूरे हैंड पोजेस के साथ होता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि वेदों का जो भी टीका की गई है वो टीका कभी भी लिखे हुए शब्दों के माध्यम से नहीं हो सकती। वो जब उस परंपरा के व्यक्ति जब उसे गाते हैं, रिसाइट करते हैं, पढ़ते हैं विथ हैंड पोजेस, अगर उसमें हस्त मुद्राएं आप न देखें तो कहाँ स्वर दीर्घ है, कहाँ लघु, कहाँ गुरु, कहाँ प्लुत, कहाँ, ये आप नहीं समझ सकते। तो दरअसल बोली वो होती है और भाषा जब लिखित रूप में आ जाता है, और उससे के भी आगे जाके एक मैंने उसमें भी जिक्र किया है कि ये कितनी ऐसे देखिए तो मजे की बात है कि जिसे हम अब हिंदी कहते हैं वो खड़ी बोली से आया है, बोली से आया है, और जिसे हम मान लेते हैं कि बोली है वो ब्रज भाषा है, वो अवधी भाषा है, वो सब भाषाएं हैं, हम उसे बोली मान लेते हैं। तो दरअसल जब तक कोई बात कही जाती है और कोडिफाई हो जाती है तब वो भाषा बन जाती है। भाषा बनने के लिए, और यो देखें अगर हम संविधान की दृष्टि से देखें तो 8वीं अनुसूची हमारी जिन भाषाओं को मान्यता देती है, 22 भाषाएं उसमें मान्य है, और अभी 36 विचाराधीन है। वैसे तो ये धरती श्री राम की माता कौशल्या से भी गहराई से जुड़ी है, और कलचुरी राजाओं का उल्लेख आपकी पुस्तक में बार बार आता है। मैं चाहूंगी कि आप यहाँ के इतिहास के बारे में देखिए, तो एक तरीका तो ये होता है हमारा बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है, हम इस पे गर्व
और अगर मैं थोड़ा सा गंभीरता से उस बात को कहने का प्रयास करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि दो चीजें ध्यान करने की हैं। पहली चीज तो ये है कि एक जो बात कही जाती है कि इतिहास नहीं है, हम इतिहास शब्द को लें। इतिहास आमतौर से अगर हम तुलना करें तो अगर हम हिस्ट्री से इंडियन हिस्ट्री को देखें तो हमको बड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि इतिहास की पूरी जो अवधारणा है वो जो पाश्चात्य अवधारणा है और प्राच्य अवधारणा, वो ईस्ट और वेस्ट की दोनों अलग अलग है। तो हमको जूलियस सीजर या अगस्टस का जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई, या कब वहाँ क्रांति हुई, ये सारी तिथियां हमको मिल जाती हैं। जबकि हम एक छोटी सी बात अपना व्यक्तिगत अनुभव में, मुझे इतिहास में कभी तिथियां याद नहीं, लेकिन मैं इतिहास का विद्यार्थी बना। उसके पीछे एक कारण ये था कि जब मुझे सब्जेक्ट का विषय का चयन करना था तो हमारे गुरुजी को मैंने कहा कि इतिहास तो मैं पढ़ नहीं सकता, तिथियां याद नहीं होती। बोले नहीं, एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास अलग होता है। मैं बोला क्यों, वो डेटलेस होता है क्या, तारीख तो उसमें भी होती होगी? तो बोले नहीं, उसमें तारीख होती है 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, जब बुद्ध का काल है और महावीर का, और 12वीं शताब्दी ईस्वी तक, यानी 1200 साल ये और 600 साल वो, तो कुल 1800 साल का इतिहास। और इसमें जब आपको तिथि बतानी होती है तो आप 5वीं शताब्दी, 3वीं शताब्दी, कुल मिला के 18 शताब्दियां आपको याद करनी है। मैं बोला फिर हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा काल को लेके, भारतीय इतिहास है एक, शायद आप लोगों के लिए जानना रोचक हो कि तिथि का निर्धारण भारतीय इतिहास में बहुत पुरानी घटना नहीं है। लगभग 18वीं शताब्दी के अंत में ये स्थिति बनी, जब ग्रीक हिस्टोरियंस बार बार ये चर्चा करते थे कि एक भारत का राजा होता था जिसका नाम सेंट्रोपोर्टस होता था। तो जब ये बात बार बार आती थी और जब वो ट्रेस हुआ कि सेंट्रोपोर्टस है वो चंद्रगुप्त है, तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेंट्रोपोर्टस का जब इक्वेशन क्लियर हुआ तब उसके बाद उसके आधार पे तिथियों का निर्धारण शुरू हुआ। मैं इस पे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश की स्थिति और छत्तीसगढ़ के इतिहास की, जैसा आप बात कर रही हैं, छत्तीसगढ़ के इतिहास में भी हमको प्रीहिस्ट्री मतलब पेंटेड रॉक शेल्टर हमको मिल जाते हैं। उसके बाद जो हमको शिलालेखों के माध्यम से, पुराने सिक्कों के माध्यम से और पुराने जो उत्खनित स्थल हैं उनके माध्यम से हमको लगभग लगातार, जैसे पूरे देश के इतिहास में हमको लगातार, और ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि हम जिसको बहुत रिमोट कहते हैं, रिमोट तो हमारे लिए आज है, हम जिसे रिमोट कहते हैं, मुझे वहाँ काम करने का मौका मिला था बस्तर में, नारायणपुर जिले में। नारायणपुर से लगभग 30 किलोमीटर अंदर एक स्थल है जिसका नाम है भोंगापाल। भोंगापाल बुद्धिस्ट साइट है 5th सेंचुरी की, और वहाँ स्ट्रक्चरल चैत्य है जो देश का एक बहुत ही दुर्लभ स्ट्रक्चर है। उसके बारे में कहीं पता नहीं है। ये इसलिए कि ये जो छत्तीसगढ़ के इतिहास या ऐतिहासिक धरोहर है वो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं संक्षेप में बस ये कहना चाहूँगा कि अगर उनका अध्ययन किया जाए, उन पे ध्यान दिया जाए, तो ऐसी ढेरों चीज़ें हैं। बहुत सारे ऐसे शिलालेख हैं, बहुत सारे ऐसे सिक्के हैं, ऐसी प्रतिमाएं हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिन सब को हम बहुत ही उस दृष्टि से देख के बता सकते हैं कि हमारा बहुत गौरवशाली इतिहास। तो जो बात मैंने पहले कही थी बहुत लाइटली उसको अब गंभीरता से कह रहा हूँ। इन सब कारणों से हम गंभीरता से कह सकते हैं कि हमारा बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है।
लेकिन आप दंतेश्वरी मंदिर में जाएंगे तो वहाँ भी आपको दंतेश्वरी का मंदिर तो है, लेकिन वहाँ जैन, बुद्ध, बौद्ध कई चीजें आपको वहाँ मिलती हैं और आपको ये लगता है कि ये जो इतना परिसर है ये केवल दंतेश्वरी मंदिर नहीं है, इसमें काफी अलग अलग एलिमेंट्स जो है वो वहाँ। तो इस हिसाब से हिस्टोरिकली रिच तो है ये प्रदेश। छत्तीसगढ़ के बारे में सबसे पहले जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे नाम का बड़ा ये कि इसको छत्तीसगढ़ क्यों कहते हैं, तो पता चला यहाँ 36 किले हैं जिनकी वजह से इसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। पर आपकी पुस्तक में ये लिखा है कि उसमें कुछ और है, तो आप वो असली बात जो है हम सबसे शेयर करें, क्योंकि ये भ्रांति है कि 36 किले हैं और उसकी वजह से नाम छत्तीसगढ़। देखिए ये बहुत स्पष्ट है, अलग अलग मान्यताएं हैं और उन सब मान्यताओं का अध्ययन शोध स्तर पे जरूर एक कोई मिसकॉन्सेप्शन है अगर किसी सीरियस स्कॉलर ने ये कहा है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि बिलासपुर नाम के लिए एक जे फॉर्सिथ एक प्रारंभिक 20वीं शताब्दी में एक या शायद 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में जे फॉर्सिथ एक फॉरेस्ट ऑफिसर हुआ करते थे। हाईलाइट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया उनकी पुस्तक है, उसमें उन्होंने कहीं एक लाइन फुटनोट लगाया है कि बिलासपुर का नाम, आप याद कर रही थी इसलिए वो मुझे ध्यान आया, बिलासपुर का नाम पलाशपुर था क्योंकि यहाँ पलाश के पेड़ बहुत थे, ऐसा उन्होंने कहा है। अब ये उन्होंने लूजली कमेंट कर दिया है जिसका कोई बहुत तथ्यात्मक ऐतिहासिक कोई आधार नहीं है। उन्होंने अपना कोई इक्वेशन, इसी तरह छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ भी कहा जाता है, चेतीसगढ़ भी कहा जाता है, अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन ये बहुत स्पष्ट है, हमको ऐतिहासिक रूप से जानकारी मिल जाती है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू कलेक्शन सेंटर्स है। दरअसल रेवेन्यू कलेक्शन जो होता है आज भी जो कलेक्टर होता है, तो वो कलेक्टर कहिए तब तो बड़ा, कई लोग कलेक्टर कहने को बहुत अच्छा नहीं मानते कि वो टिकट कलेक्टर जैसा लगता है, तो कलेक्टर को इसीलिए बहुत सारे दूसरे प्रदेशों में अभी भी डीसी कहा जाता है, डिप्टी कमिश्नर कहा जाता है। तो और जब कलेक्टर कहा जाता है तो कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहा जाता है। तो दरअसल ये इस शब्द से पकड़ने की कोशिश कीजिए, कलेक्टर क्या है, तो वो रेवेन्यू कलेक्शन करता है, और जो रेवेन्यू कलेक्ट करेगा वो अगर उसके पास मैजिस्ट्रेटियल पावर नहीं है तो वो अपने शक्ति का, अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करेगा, तब तक रेवेन्यू कलेक्शन नहीं हो सकता। तो इसलिए कोई भी प्रशासनिक मुखिया होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू कलेक्शन सेंटर का हेड होता है, और वो ही छत्तीसगढ़ में हुआ करता था। मोटे तौर पे उसको छत्तीसगढ़ के सब डिवीजन, और वो आता है कि शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 गढ़, शिवनाथ नदी के दक्षिण में 18 गढ़, और हमारा जो अभी वर्तमान का उत्तरी छत्तीसगढ़ है यानी मोटे तौर पे सरगुजा, और दक्षिणी यानी मोटे तौर पे बस्तर, ये रियासतें होती थी। ये मूल छत्तीसगढ़ का हिस्सा नहीं होती थी जो अब हमारे प्रदेश का हिस्सा है। बस्तर और कांकेर दो रियासत दक्षिणी छत्तीसगढ़ के, और उत्तरी छत्तीसगढ़ के कोरिया, सरगुजा, जशपुर, धर्मजयगढ़, ये जो रियासतें होती थी ये होती थी। ये आपके इसमें बार बार पौंडी, बड़ौदा और डीह, ये तीनों शब्द छत्तीसगढ़ी में और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, इन शब्दों की मैंने चर्चा की है कि दरअसल कोड़ी और डीह तो खासकर ऐसे शब्द हैं, दोनों शब्द जो पूरे देश में अलग अलग डीहवार कहा जाता है, तो उसकी पूजा होती है। दरअसल ऐसे माउंट है जहाँ कभी बसाहट रही है और वो टीला बन गया है, वो थोड़ा सा टीला है, उभरा हुआ क्षेत्र है, तो वो डीह कहते हैं। बसाहट को भी डीह कहा जाता है। और कोड़ी उसी तरह से, मतलब उसमें मैंने चर्चा भी की है कि कोड़ी है वो
चाहे वो हर की पौड़ी हो या पौड़ी गढ़वाल हो, वो सारे पौड़ी हैं, वो पौड़ी दरअसल होते हैं प्रवेश द्वार मार्ग, या जहाँ से आप एक एलिवेशन, एक हाइट, एक ऊंचाई पे जाने का रास्ता होता है, वो पौड़ी होता है। तो वो उसकी मैंने विस्तार से चर्चा की। तो छत्तीसगढ़ में भी अलग अलग गांव मिलते हैं, पौड़ी मिलते हैं, और वो जितने भी गांव आपको, चाहे वो पौड़ी उपरोड़ा हो, पौड़ी शंकर हो, दल्हा पौड़ी हो, दल्हा इससे विक्रम बहुत करीब से परिचित हैं, तो दल्हा पौड़ी वो गांव है जो दल्हा के लिए प्रवेश है। तो इस तरह के जो स्थान हैं, और दरअसल यहाँ ये देखिए, ये सारी चीज़ों पे ये मैं एक बार जरूर, हम लोग आपस में भी चर्चा कर रहे थे कि कई बार चीज़ें किताबी होके बड़ी शुष्क होने लगती हैं, और ये जीवंत हो जाती हैं जैसे ही आप फील्ड पे जाते हैं, चाहे वो हमारी संस्कृति हो, चाहे कला हो, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे वो भाषा हो। मुझे भाषा विज्ञान की मैंने पढ़ाई नहीं की है, लेकिन अगर जो भाषा सीखी है या इसमें मैंने प्रयोग किया है, वो सारे उन गाँव के लोगों से बात करते हुए, उन लोगों की जानकारी से। तो जैसे ही हम अपने इस सीमा से, इस दायरे से, या कुछ लिखे हुए शब्दों को मैं पूरा सम्मान देते हुए भी कहना चाहता हूँ कि उनकी बहुत सीमा होती है। दरअसल जो हमारी समझ है वो शायद उसके बाहर है। आपकी ये लेख जो है उनमें एक मुझे नई जानकारी मिली। आज तक सोन नदी को मैं, मतलब मेरी उम्र आपसे तो मैं करीब 8 बरस बड़ी हूँ, तो आज मेरी सोच में, मतलब मुझे ये नहीं पता था नर्मदा यहाँ से निकलती है, अमरकंटक से, ये पता था। सोन का उद्भव इस इलाके से होता है, मुझे नहीं पता था। सोन को हम केवल पूर्वी यूपी या बिहार के उसमें जानते हैं। तो ये जो है, ये मेरे लिए बहुत अच्छी एक ये जानकारी रही। दूसरा ये कि यहाँ भी नदियाँ कुंवारी हैं, एक नर नदी है, एक मादा नदी है, नदियों का भी विवाह होता है। ये मैंने, मतलब ये पहली दफा मैंने, और तभी बहुत सी बातें, जैसे आप कहते हैं कि आप पढ़ते हैं, जानते हैं किसी बारे में, तो फिर आपने जो देखा है, सुना है, उसको आप जोड़ते चले जाते हैं, कड़ियाँ अपने आप जुड़ने लगती हैं। तो ये मतलब बहुत ही अच्छा मेरा एक अनुभव रहा ये जानना। और सोनभद्र जो है नद है, तो और उसके और नर्मदा के उद्गम स्थलों के बारे में कुछ और जानना चाहेंगे? और उसके दो कहानियाँ छोटी छोटी, मुझे लगता है कि बहुत शास्त्रीय चर्चा के साथ छोटी मोटी कहानियाँ भी हम अपनी बातचीत में रखें। तो एक बहुत प्रचलित कहानी है सोन, जोहिला और नर्मदा की। नर्मदा कुंवारी रह गई, नर्मदा उल्टी दिशा में बहती है, अकेली नदी है जो उत्तर पश्चिम में जाती है। तो ये कहा जाता है कि जोहिला जो दासी थी, वो सोन के साथ, अलग अलग कहानियाँ, लेकिन लगभग जो ज़्यादातर की सोन राजा है, नद है, और नर्मदा राजकुमारी है। वो विंध्य की मैकल की पुत्री है, और दोनों का विवाह तय होता है। जोहिला को जिज्ञासावश वो देखने भेजती हैं, और सोन को भ्रम होता है कि ये नर्मदा है। और दशरथ घाट, अगर वहाँ से जाएं, जयसिंह नगर के पास एक स्थल है। ये मैं जरूर आपसे कहना चाहूँगा कि इस किताब की जानकारी में, तैयार करने में मैंने 2 बातों का विशेष ध्यान रखा है कि अगर मैंने कुछ लिखा है तो उसे पर्सनली एंड फिजिकली मौके पे देखा है कि नहीं। जब तक नहीं देखा है, मैंने नहीं लिखा है। या दूसरी चीज कि अगर कहीं किसी शास्त्र का या पुस्तक का उल्लेख हुआ है, तो उसको मूल भाषा में, मूल ग्रंथ को मैंने देखा है या नहीं। अगर मूल नहीं देखा है तो उसको कोट नहीं किया है, साइटेशन नहीं लिया है, कोटेशन लिया है सीधे वहां से। ये मैंने
प्रयास किया है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा अवसर है। एक नदी की बात मुझे याद है, वो कहूँगा। आप लोगों ने इतनी मेरी तारीफ की। अमिताभ बच्चन से मैंने एक बात सीखी कि मौका लगे तो अपनी तारीफ खुद कर लिया करो। वो बहुत अच्छा केबीसी में डायलॉग मारते हैं, किसी का ताली का इंतजार नहीं करते, पहले ताली बजाते हैं। हर आदमी मजबूरी में ताली बजाता है। तो मौका मिले तो थोड़ी अपनी तारीफ कर लेनी चाहिए। तो छत्तीसगढ़ का लोक पुराण है, वो 2023 में छपी। मुझे मालूम नहीं था। मुझे एक दिन चिट्ठी आई कि आपकी पुस्तक है, उसका चयन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए किया गया है और उसका हम स्पेशल एडिशन छाप रहे हैं। उसका स्पेशल एडिशन आ गया। बीच में मैं दिल्ली गया था, मैंने उसके रिवाइज एडिशन के लिए बात की तो उन लोगों ने मुझे बताया नहीं। दिल्ली से लौट के आया तो घर पे मेरे पास कल एक पत्र आया हुआ था। उसके बाद ये पहला कार्यक्रम है। पत्र आया हुआ था जिसमें ये लिखा था कि आपके पुस्तक का सेकंड इंप्रेशन आ गया है, हम 5 कॉपी आपको भेजने तो मुझे ये बताने का अवसर मिल रहा है, तो ताली में भी तो नदी की एक बात तो सोन और जोहिला की थी। दूसरी एक बात मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगा और जो मैं कह रहा हूं कि जो फील्ड पे आप देखते हैं, जो मौके पे आप देखते हैं, महानदी और हसदेव नदी का संगम है। मैंने शायद इसमें जिक्र भी किया है। चांपा के आगे जाके वो संगम है, वो अपने आप में मैंने जितनी नदियों के संगम देखे हैं वो अपने किस्म का, आप कभी गूगल पे देखिएगा, वो शायद अकेला ऐसा नदियों का संगम है जहां हसदेव ठीक 90 डिग्री पे जाके महानदी से मिलती है। मतलब ऐसा कभी नहीं होता। आप लोगों ने देखा होगा हाईवे में हमेशा जब रोड मर्ज होता है तो साइड से आके मर्ज होता है, स्ट्रेट क्रॉसिंग होता है, ये जनरली अवॉइड करते हैं। तो नदियों में ऐसा नहीं होता, मैंने नहीं देखा है। लेकिन हसदेव और महानदी का संगम इस तरह का है। हसदेव की धारा, छत्तीसगढ़ की नदियों में हसदेव के बहाव को सबसे तेज बहाव का माना जाता है। महानदी बहुत मंथर बहाव की है। उसकी सीमा पे एक गांव है जिस गांव को लेके अलग अलग दिक्कतें होती थी। वो बाढ़ आता था तो गांव के बहुत सारे हिस्से डूब जाते थे। जब हम लोग वहां गए तो जब बाढ़ आती थी उसको पूरा पहिरा पूरा, उलेला पूरा, इस तरह के अलग अलग शब्द होते हैं अचानक आने वाली बाढ़ को लेके। तो एक बुजुर्ग ने वहां कहानी बताई और किस तरह का उसने रूपक इस्तेमाल किया वो मेरा ख्याल है इतनी छत्तीसगढ़ी आप सभी को आती है। तो हम लोगों ने पूछा कि ये जब बाढ़ आती है तो आप लोग क्या करते हैं? बोले हम लोग चिंता नहीं करते बाढ़ की, वो बाढ़ आएगा उतर जाएगा। मैं बोला लेकिन फिर तो कभी अगर ज्यादा बाढ़ आई आप लोग बोलते हैं डूब जाता है। तो उसने जो बात कही पहले तो तुरंत नहीं समझ में आया। उसने इसे देवरानी और जेठानी कहा। उसने कहा ये ना जेठानी है ना, ते है तो बिचारी है सब लसहत बुहात करते हैं, आराम से जात करते हैं जेठानी। और ये देवरानी है ते फनफनी है तो ये है तो फन वो सब लोग बिचारी सहत करते हैं। अरे लेकिन कहता वो सही है। अब जब बहुत अच्छा हो जाते हैं ना तो कहूँ वो हम पलटते तब हम नाक आप जेठानी गलती साहब अब हमारी जी नहीं बात। वो बताना चाह रही थी दरअसल कि हसदेव का पानी जब तक जाता है, महानदी बहुत गहरी है, सारा पानी अपने साथ बहा के ले जाती है, लेकिन उसमें भी बाढ़ की सीमा है। महानदी खुद भी बढ़ने लगती है। जब गंगरेल से लेके और बाकी आगे जितने बांध हैं उन सभी बांधों का पानी छूटता है, बरसात का पानी कलेक्ट होता है, सारा जब पानी बढ़ने लगता है तो जब वो खुद भी बढ़ने लगती है तब हसदेव का पानी उसमें जाता है तो वो पानी फिर पलट मारता है, उलट मारता है, और उलट मारता है तो फिर इन लोगों के जी का जंजाल हो जाता है। उसको उसने इतने बढ़िया ढंग से। तो
हम नदियों को, दरअसल नदियां हमारे लिए सिर्फ वो प्राकृतिक स्थिति नहीं है। हम मानवीकरण कहते हैं, मानवीकरण करना सिर्फ साहित्य नहीं है, वो मनुष्यता की पहचान है। अगर कोई पेड़ हमारे लिए मानवीयता का प्रतीक है, कोई नदी हमारे लिए देवरानी जेठानी है, कोई मंदिर हमारे लिए देवरानी जेठानी, हम सारे चीजों को उस मनुष्यता के साथ आरोपित करके उनको जीवंत मानते हैं। ये तो हमारी संस्कृति है, यही हमारा पूरा का पूरा जीवन है। इस प्रदेश में कुल 64,000 तालाबों के जनमानस से जुड़ाव उनकी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। आप हमें इसकी व्युत्पत्ति के बारे में विस्तार से बताएं, कहाँ से शुरुआत हुई? देखिए, तालाब में छत्तीसगढ़ जो मैदानी हिस्सा होता है, ज़्यादातर हम मानसून हमको मिलता है। मैदानी हिस्सा है, पानी ज़्यादातर हिस्से में, खासकर जो मैदानी हिस्सा है वहाँ रुक जाता है। हमको किसी भी आबादी के लिए, बसाहट के लिए एक बहुत कहानी बहुत सारे गाँवों में प्रचलित है कि गांव में लोग किसी तरह काम चलाते थे, लेकिन एक दिन कोई भैंस आई जिसके सिर पे जो काई और वनस्पतियाँ थी, तो देखे कि कहाँ जाती है, तो मालूम हुआ कि ये कहीं और भी पानी का जमाव है। तो तालाब खुदवाने की और प्राकृतिक रूप से जो डिप्रेशन है, तालाब खुदवाना एक, नंबर 2 बंड बांधना, बांध जिसको बहुत सारे बांध नाम के गांव आते हैं, वो इसी तरह के हैं। बिलाई का रुआ बांधा जो हमारे पड़ोस का उदाहरण हम ले सकते हैं। तो वो जो बांध के पानी को रोका जाता है, और तालाब को खुदवाना, तालाब को बांधना और प्राकृतिक रूप से जहाँ पानी इकट्ठा होता है उसको रोकना। तो पानी हमेशा ये आवश्यक रहा है, और इसीलिए ज़्यादातर जो यहाँ गांव के नाम हैं जिनकी मैंने वहाँ चर्चा की है, तो वो ज़्यादातर गांव के नामों के साथ जल स्रोत जुड़े हुए हैं। और क्योंकि बसाहट के लिए जो सबसे ज़रूरी, महानगर, जो आप सभी उस बात से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि महानगर, ये कहा जाता है कि सभ्यता का आरंभ पहाड़ों की कोख में होता है, कंदराओं में होता है। सभ्यता वहाँ पैदा होती है, जब चलने फिरने लायक होती है तो तलहटी में आ जाती है, फिर जब खेलने दौड़ने लगती है तो वो नदी की ओर आगे बढ़ती है, और नदी के किनारे आके उसका यौवन तो वहाँ स्थिर होती है, गृहस्थ बनती है। लेकिन बुढ़ापे में वो करते करते सभ्यता फिर नदी में गिर जाती है, और दूसरे तक फिर दूर जाके कहीं नई सभ्यता शुरू होती है। तो सभ्यता की कहानी भी इसी तरह से होती है। और तालाब भी, तालाब हमारे, और तालाबों के साथ तो इतनी सारी मान्यताएं हैं, जीव जंतु हैं। एक छोटी सी बात उसमें मैं 2 शब्द सिर्फ एक अनुमान करने के लिए, कि एक तालाब होता है पंटिया और एक होता है दरचुरा। दरचुरा गांव है, अनिमेश जी के गांव जाते हुए रास्ते में पड़ता है दरचुरा गांव। तो पंटिया होता है ऐसा तालाब जहाँ का पानी पिया जा सकता है, वहाँ का पानी बहुत सुपाच्य होता है, मीठा होता है। तो फिर उस तालाब का प्रयोग आमतौर से अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जाता, वो पानी पीने के लिए आरक्षित होता है। और दूसरा एक तालाब होता है जो शायद कुछ मामले में उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, महत्व का माना जाता है, दरचुरा। ऐसा तालाब जिसके पानी से दाल गल जाती है। दाल गलना, प्रेशर कुकर के आने के बाद हम भूल चुके हैं कि दाल गलना कितना मुश्किल होता है, ऐसे दाल नहीं गलती किसी की। लेकिन जो पुराने मुझे अनुभव रहा है, मैंने थोड़ी दाल पकाई है, जब कैंप में हम लोग होते थे तो दाल पकाने का बहुत सिस्टम होता है कि वो मैं कुछ गृहिणियों से टिप लेके मैंने वो कोशिश की और सफल रहा कि वो बटलोही में दाल
पकती रहती है, लेकिन उसके ऊपर कटोरी में गर्म पानी डालते हैं, रखे होते हैं, क्योंकि दाल गलती नहीं, पानी सूखते जाता है, तो ऊपर जो कटोरी में पानी है उबला हुआ गरम, वो डालते हैं। अगर ठंडा पानी डालिए तो दाल का स्वाद चला जाता है। तो ये करते करते हम लोग दाल पकाया करते थे जब कैंप में होते थे। तो मुझे बहुत इसका अनुभव रहा है कि कैसे लकड़ी चुन के सुबह की आग जलाई जाए और कैसे दाल पकाई जाए। तो दरचूरा वो होता है जहाँ का पानी इतना सॉफ्ट होता है, मुलायम सॉफ्ट वाटर होता है कि जिसमें दाल आसानी से पक जाती है। तो ऐसे ऐसे तालाब गाँव में होते हैं, आइडेंटिफाइड मार्क्ड होते हैं कि ये पंपिया है, ये दरचूरा है, ये सोलाही है। सारे इन नामों का मतलब होता है कि वो तालाब किस प्रयोजन का तालाब है। हेनरी व्हाइटहेड ने 1921 में ग्राम देवताओं को ग्राम्य जीवन के मौलिक तथ्यों का प्रतीक क्यों माना? देखिए, मुझे लगता है कि हमारी ग्राम देवताओं को लेके मैंने उसमें बार बार जगह जगह पे अलग अलग बातें कही हैं। हमारी आस्था और हमारे विश्वास का प्रतिबिंब है वो ग्राम देवता है। एक जिक्र उसमें मैंने इस बात को भी किया है कि ज्यादातर ग्राम देवताओं के जो पुजारी होते हैं, खासकर यहाँ मैदानी क्षेत्र में, वो होते हैं निषाद। और हम उस ट्रेडिशन को, उस परंपरा को देखने की कोशिश करें तो निषाद हैं वो ऑस्ट्रेलाइड हैं, ऑस्ट्रिक्स हैं। और ऑस्ट्रिक्स हैं यानी वो दक्षिण पूर्व से आए हुए लोग हैं, पूरी की पूरी जो निषाद परंपरा है। और वो ही पुजारी होते हैं। तो हमारी जो बहुत सारी पूजा उपासना पद्धतियाँ हैं वो अलग अलग, और इस पे भाषा वैज्ञानिकों ने और बहुत सारे संस्कृति के अध्येताओं ने सांस्कृतिक इतिहास का काम कर, सुनीति कुमार चाटोजिया ने, वासुदेव शरण अग्रवाल ने और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस पे बहुत सारा, रामविलास शर्मा ने इस पे काम किया है कि किस किस तरह से ये अलग अलग प्रजातियाँ, कुबेरनाथ राय ने किया है कि कौन से मेडिटेरेनियंस के माध्यम से आती हैं, कौन से ऑस्ट्रेलाइड से आती हैं, कौन से आर्यन से आती हैं, कौन से मंगोलाइड से, इस तरह की। तो ये जो ग्राम देवताओं की परंपरा है उसको व्हाइटहेड का जो मैंने कोट दिया है वो इसीलिए कि वो हमारी मूल मान्यताओं का प्रतिबिंब है। आप वहाँ जाए, एक उदाहरण से उसको मैं आपको शायद स्पष्ट हो सके कि एक गांव है, उस गांव में माता चौराहा है, महामाया। तो गांव के लोग खिलाड़ी हैं। जब भी वहाँ गांव की टीम कुछ जीत के आती है तो वो गांव की टीम जीती है, तो उसे आमतौर पे पंचायतों में तो कई बार झगड़े का केंद्र होता है और सरपंच बदलते रहते हैं। लेकिन वो गांव से अगर खेल में जाते हैं और कुछ जीत के लाते हैं तो वो हमेशा उसको महामाया मंदिर में रखते हैं। दरअसल हमारी सारी आस्था का जो मूल केंद्र है वो केंद्र हमारे वो ग्राम देवता होते हैं। और आप किसी गांव में जाइए, वहाँ का पावर सेंटर, इमोशन सेंटर आप पता कर लीजिए कि माता चौरा कहाँ है, ठाकुर देव कहाँ है, आपको पता लग जाएगा। वो सबसे शुद्ध, पवित्र और आस्था का केंद्र होगी। वहाँ पहुंचिए, वहाँ गांव की बहुत सारी आपको कहानियाँ वहाँ से विकसित होती उभरती दिख जाएगी। यहाँ आपने चतुर्युगी पुरातन राजधानी लिखा है, वो रतनपुर, पर आपने ये क्यों लिखा है उसको मौन रतनपुर क्यों कहा है? देखिए, मौन रतनपुर कहने का दरअसल कोई भी वस्तु, सिर्फ पुरातात्विक वस्तु नहीं, कोई भी व्यक्ति भी आपके लिए तब तक मौन है जब तक आप उसके साथ इंटरैक्ट करने को, वार्तालाप करने को आप तैयार नहीं हैं। वो तब तक मौन है, तब तक गूंगा है। और रतनपुर के लिए मैंने इसलिए कहा है कि रतनपुर या किसी भी गांव के लिए आप किसी भी स्थल, किसी भी वस्तु, किसी भी स्मारक से जाके संवाद कायम करने का प्रयास करें।
उन चीज़ों को समझने की कोशिश करें, उनके प्रति संवेदनशील हों, तो आप देखते हैं कि वो धीरे धीरे बोलना शुरू करता है, अपने भेद बोलना शुरू करता है, मुखर होने लगता है। लेकिन अगर हम उसके प्रति संवेदनशील नहीं है तो कोई भी वस्तु, मतलब उसको सिर्फ रूठा हुआ कहना शायद ठीक नहीं होगा, लेकिन वो मौन, अगर हम किसी पे ध्यान न दें तो वो आपके लिए तो अनजान ही बना रहेगा। रतनपुर या कोई भी प्राचीन स्मारक है, वो किसी भी स्पेक्टेटर के लिए, किसी भी दर्शक के लिए उतना ही मौन होता है, उतना ही मूक होता है, अगर वो उससे संवाद कायम करने की और उसे ध्यान से देखने की कोशिश करें, वो बोलने लगता है, वो आपसे इंटरैक्ट करने लगता है, अपने भेद खोलने लगता है। एक और चीज जो आपने लिखी है, आपके एक लेख में आती है कि जिस दिन पहला पेड़ कटा होगा, सभ्यता का आरंभ उसी दिन हुआ। इससे आपका क्या था? और इसमें एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि रतनपुर की मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगी कि उस क्षेत्र में आरे का उपयोग निषिद्ध माना जाता था। तो ये दोनों चीजें का दो चीजें आरे के लिए तो एक सबसे बढ़िया और बड़ा उदाहरण बस्तर दशहरा है। बस्तर दशहरे के लिए जो लकड़ी आती है उसमें आरे का इस्तेमाल नहीं होता, और आरे के इस्तेमाल का निषेध परंपरा में होने के पीछे मुझे जो कारण दिखता है, और स्वाभाविक रूप से, कि आरे का प्रयोग किसी व्यावसायिक दोहन के लिए हो सकता है, सामान्य कामकाज चलाने के लिए कुल्हाड़ी से काम चल जाता है, वसूले से काम चल जाता है, और कुल्हाड़ी और वसूले का ही उपयोग बस्तर के दशहरे में भी होता है, क्योंकि और उससे वो अपने आप क्या होता है कि जितनी मशीनी आविष्कार हैं वो सभी दोहन के लिए सहायक होती हैं। और आरा अब कभी आरा होता था तो अरकसहा होते थे जो दो तरफ से आरे से काटते थे, आरा मिल आ गया, अब तो पेड़ काटने के लिए और हैंडी आरे आ गए हैं, लोग जाते हैं 5 मिनट में पेड़ काट लेते हैं। तो दरअसल पेड़ काटने की इसलिए मैंने कहा है कि ये एक जिसकी चर्चा नहीं होती, शायद आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। बिश्नोई समाज की बहुत चर्चा हुई जब सलमान खान का काला मृग प्रकरण हुआ, लेकिन बिश्नोई समाज की चर्चा इस बात को लेकर नहीं होती है, या हमारे यहाँ बस्तर में विद्रोह हुआ उसकी चर्चा नहीं होती है कि जब पेड़ काटना शुरू हुआ तो लोग पेड़ से लिपट गए कि पेड़ तब कटेंगे जब हमको काट लो, और ऐसे लोग कटे। ये बिश्नोई समाज में हुआ है, हमारे बस्तर में हुआ है। तो दरअसल ये जो एक सभ्यता है, वो सभ्यता का एक स्वरूप आता है जो उसके नियंत्रित दोहन का, जो उसके उपयोग का होता है, और दूसरा होता है उसके व्यावसायिक प्रयोजन का। तो ये व्यावसायिक प्रयोजन जहाँ होता है, सारे पर्यावरण के संकट उसी समय होते हैं, उसी समय पर्यावरणीय स्थितियों की मुश्किलें होती हैं, लेकिन हम दूसरी तरफ अपनी जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं और प्रगति है उसके लिए हमको ये समझौते करने होते हैं। तो ये वस्तु स्थिति है। इस वस्तु स्थिति पे फिर मैं वही कहूँगा, मैं रोऊं या हंसूं, कितना त्रासा ले लिए हाथ से, कितना हास्यास्पद है ये त्रास। रतनपुर को लहुरी काशी भी कहा जाता है, वो क्यों? महामाया का मंदिर है वहाँ, लेकिन शिव वहाँ एक धार्मिक इस तरह का केंद्र वहाँ है। शिव के मंदिर, शिव की स्थापना थे, और वो राजधानी के साथ उसकी जो धार्मिक, दरअसल वो सिर्फ राजनीतिक केंद्र या छत्तीसगढ़ की राजधानी होने के साथ साथ धार्मिक केंद्र भी रहा है। महामाया के कारण वहाँ विभिन्न रामटेकरी का मंदिर है, वहाँ कंठी देउल मंदिर है, इवन दूसरे धर्मों का मुसेखा की दरगाह है वहाँ,
तो जो विभिन्न इस तरह के वहाँ मंदिर रहे हैं उसके कारण उसको लहुरी काशी कहा जाता है। और ईस्वी सन 2000 में एक विशाल यज्ञ हुआ था, विष्णु महायज्ञ हुआ था। उस समय उस विष्णु महायज्ञ के समय जो वहाँ की जितनी परंपरा थी, जितनी मान्यताएं थी, उन सबको डॉक्यूमेंट किया गया था। और उस डॉक्यूमेंट में किसी जगह की गौरव गाथा के लिए उसको कोई एक तरह से कहिए कि उपाधि, एक टाइटल दे दिया जाता है। तो उस तरह से वहाँ के लोग उसको लहुरी काशी कहते थे। लहुरी काशी खरोद को भी लोग कहते हैं, लहुरी काशी अलग अलग जगहों को लोग कहते हैं अपनी जगह को महिमामंडित करने के लिए। उसी तरह ये नाम वहाँ पर प्रचलित कर रहे हैं। एक और मैंने कुछ पंक्तियां आपकी लिखी पढ़ी। पुरानी कीमियागिरी में प्रेरणा की भूमिका आतिफ इच्छा ने ही निभाई। यह पंक्ति आपने किस संदर्भ में लिखी? दो चीजें, मतलब चिर यौवन और भौतिक इच्छाओं में सोना, मिडॉस। तो ये जो आदिम इच्छाएं हैं व्यक्ति की समृद्धि, संपन्नता सोने से, और दूसरा चिर यौवन से। तो जो पूरी कीमियागिरी है वो कीमियागिरी जो अलकेमिस्ट्री कहा जाता है, जो बाद में फिर केमिस्ट्री डेवलप होता है, ये सारे प्रयोग किए जाते थे इसी तरह से कि किस तरह से मनुष्य की उम्र को रोका जा सके, उसको चिर यौवन उसका बना रहे। वो ये प्रयास हमेशा से होते रहे हैं, अभी भी ऐसी प्रचार होता रहा है कि वो चिर यौवन बना रहेगा और ये सोना। और दूसरी चीज सोना, जो पूरी कीमियागिरी है वो सोना बनाने की, पारद से कैसे सोना बनेगा। फिर अलग अलग कहानियां आती हैं कि पारस पत्थर होता है, जो लोहे को छुला दो तो वो सोना बन जाता है। इस तरह की बहुत सारी कहानियां। तो ये जो दो आदिम इच्छाएं हैं, ये मेरा ख्याल है प्रत्येक व्यक्ति की आदिम इच्छाएं हैं, जो आदिम आवश्यकताएं हैं, जो एक तरह से जो कहा जाता है कि आवश्यकताएं अपनी जगह हैं, लेकिन जो इच्छाएं या महत्वाकांक्षा होती है वो बहुत आदिम रूप से जीवित रहने की और युवा रहने की और भौतिक समृद्धि की। इसलिए मैंने इस तरह से उसे एक जगह और आपने लिखा है, घर के दरवाजे पर प्रतिदिन हर साल हाथा लिखती है। यह लोक परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा लगता है। ये हाथा क्या चीज है? ये गांव में दरअसल देखिए ये पूरी एक परंपरा है। खासकर ये समय है जब उसको गिरोध गांव के संदर्भ में मैंने लिखा है, लेकिन ये पूरी एक परंपरा है जिसको थोड़े विस्तृत फलक पे देखने की जरूरत है। कि माघ अभी अगहन का महीना चल रहा है, मार्गशीर्ष। तो गीता में कृष्ण कहते हैं कि मासा नाम मार्गशीर्ष हम ऋतु नाम कुसुमाकर, कि मैं कृष्ण ने बताया है कि मैं क्या हूँ, मतलब मासों में मैं सबसे उत्तम मास मार्गशीर्ष हूँ, अगहन का महीना हूँ। और अगर छत्तीसगढ़ी परंपरा से, बाकी क्षेत्रों में भी होता होगा, मुझे अंदाज नहीं है, छत्तीसगढ़ी परंपरा से हम देखें तो ये ऐसा मार्गशीर्ष अगहन का महीना है जिसमें 5 गुरुवार है। गुरुवार को लक्ष्मी की पूजा होती है और बुधवार को चौक फूक दिए जाते हैं, गुरुवार को लक्ष्मी की पूजा होती है। और वो इसलिए कि ये जो अगहन मार्गशीर्ष का महीना है, ये खरीफ कृषक संस्कृति का महीना है, जिसमें फसल कट के घर आती है। जब फसल कट के घर आती है तो घर धन धान्य से पूरा होता है, और धन धान्य से लक्ष्मी जहाँ होगी, लक्ष्मी का वास होगा, विष्णु वहीं होंगे। इसलिए कृष्ण कहते हैं मासा नाम मार्गशीर्ष, कि मासों में मैं सर्वोत्तम मास मार्गशीर्ष हूँ।
और इसी के बाद फिर माघ महीना आता है, जब सारे मेले शुरू होते हैं हमारे यहाँ, जो चाहे राजीव का मेला हो, चाहे इलाहाबाद का कुंभ हो। तो माघ का मेला जहाँ भी है, आप ये मान के चलिए कि वो कृषक संस्कृति का है। कृषक संस्कृति में इस समय फसल कट के आ गई है। अब देवउठनी एकादशी होगी, देवोत्थान, शादी ब्याह का क्रम शुरू होगा, मेलों का क्रम शुरू होगा। अभी आपकी 25 पावन है तो ये सारी जो परंपराएं हैं, तो ये हाथा है, ये हाथा उसी की है। किसी अनिष्ट से बचने के लिए या बचाने के लिए घर के सामने इस तरह की, अब वैवाहिक कार्यक्रमों में भी आपने देखा होगा कि इस तरह की आकृतियां बनाई जाती हैं, टोटके किए जाते हैं। तो ये हाथा उसी तरह से मंगल सूचक चिन्ह है जो बनाए जाते हैं। एक मुझे ऐसा संदर्भ मिला था, बड़े लाल दुकान पहन के बड़े दुकान पहर के विक्टोरिया रानी के सुधरवाए तालाब, रायपुर पूर्वी बोटिंग का क्या है इतिहास? बहुत सारी चीजें किताबों में है, किताबें मैंने लिखी है, लेकिन बहुत संक्षेप में। गिरोध गांव है, वो गिरोध गांव मैं यूं ही गया था। मैं हमेशा ये कहता हूँ, उसमें मैंने कहा भी है कि कोई भी गांव मेरे लिए किताब की तरह खुलता है। मैं गांव जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ। तो वहाँ उस गांव में भी मैं गया था यूं ही, तो वो मुझे किताब की तरह पढ़ने को मिला। वहाँ एक घर में गया तो वो घर मालूम हुआ कि भोला राम जी का घर है। तो भोला कौन है तो मुझे याद आया। फिर यहाँ आजाद चौक पे जो पूर्वी बोर्डिंग है, वो भोला राम जी का पूर्वी बोर्डिंग है। तो फिर वहाँ तालाब जब देखने गया तो तालाब में एक स्टोन दिखा। तो स्टोन दिखा, उसमें था कि सन 1900 में विक्टोरिया रानी थी, उस समय बड़े दुकान जो 1899 और 1900 का जो बहुत दुर्भिक्ष था, उस दुर्भिक्ष के समय अलग अलग तालाब गहरीकरण खुदवाए जाते थे, राहत कार्य होते थे, पानी का इंतजाम होता था उस समय। ये मैंने सुना बस था कि ऐसा होता था, लेकिन उसका प्रमाण मुझे गिरोध में देखने को मिल गया। तो इसीलिए मैंने उसमें ये दोनों बातें कही हैं कि गांव मेरे लिए कहानी की तरह खुलता है। और अब नानी दादी तो रही नहीं जो कहानी सुनाए, तो कहानी तो खुद से गढ़नी पड़ती है। तो ये सब देख के मुझे लगता है कि बाकी लोग भी अगर कुछ शामिल होना चाहे चर्चा में, हम काफी बात कर चुके हैं। एक चीज और आपसे जानना चाहूंगी, दो चीजें। एक तो लोक नायिका हैं विलासा के बंधन, उनके बारे में कुछ बताएंगे। और एक जो ये रेरा चिड़ई, उसके बारे में दो चीजें। बिलासा काउंटी के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं। बिलासपुर नगर बसा और केवट निषाद जाति ऋषि, और उनके ये गीत है, वास्तव में देवार गीत है। वो देवार गीत की परंपरा से ये मान्यता आई है। और देवार गीत में ये कहाँ से आई है ये कहना बहुत मुश्किल है। वो परंपरा से होता ये है कि ऐसी जो लोक गाथाएं हैं, किसी ऐतिहासिक घटना या व्यक्तित्व को लेकर रचा गया काव्य होती हैं, और उसमें बहुत उसके साहित्यिक मूल्य को देखना, परखना ज्यादा आवश्यक होता है। उसकी ऐतिहासिकता पे बहुत जरूरी नहीं है कि उसमें कही गई सारी बातें ऐतिहासिक हों, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसमें रूपक में कही जाती हैं। सोन के माछी रूप के पर्दा, उस गीत में कहा जाता है। सोन के माछी मतलब जो केवटी थी वो सोने की माछी में बैठती थी, और रूप के पर्दा मतलब चांदी का उसका पर्दा होता था जिसमें वो मछली लेके बैठती थी। तो इस तरह की जो बहुत सारी मतलब धुर्रा के मुर्रा बना हुआ है, थूक में लाडू बांधे कि धूल को हाथ में लेती थी और उसको धुर्रा को मुर्रा बना देती थी, और मुर्रा को थूक में लाडू। एक बहुत छत्तीसगढ़ी
ये मुहावरा है कि जो सिर्फ बातों बातों में बात बना लेने की कोशिश करता है तो उसको कहते हैं अरे थूके थूक में लाड़ू झन मांग गया। तो वो क्योंकि की बात वाक्पटुता ऐसी थी, वाक चातुर्य ऐसा था कि वो धुर्रा को मुर्रा बना के थूक में लाड़ू बांध के बेच देती थी। तो ये बिलासा कैंपिंग की दरअसल वो अपने साथ वो पूरी देवार गाथाओं की परंपरा है। और दूसरी चीज आपने रेरा चिरई, रेरा चिरई एक लल्लाबाई है छत्तीसगढ़ी में जो बहुत सारी लोकप्रिय लोरियां हैं, उसमें शायद सबसे लोकप्रिय लोरी ये रेरा चिरई है। दूसरी भाषाओं में भी है, अलग अलग तरह से भी ये बात आती है कि कैसे एक चिड़िया है, उसके गधेले, उसके जो चिक्स हैं वो कैसे उसके बिना भूखे हैं। तो ये कहानी आती है और उसको गा के, और दरअसल लल्लाबाई जितने भी लोरियां होती हैं उसमें खास टोन में और खास तरह से चीज़ों को रिपीट कर करके बच्चे को, तो वो एक तरह से कहिए कि एक ऐसा रिदम, एक लय ऐसा बनता है कि बच्चे को शायद उससे मतलब ये आजमाया हुआ है। बाकी जो बहुत सारे म्यूजिकोलॉजिस्ट हैं वो लोग बताते हैं कि जो म्यूजिक थेरेपी होती है और ये है वो तो पता नहीं क्या होती है, लेकिन ये आजमाया हुआ है कि ऐसी लोरियों से। और ये बहुत ही कारुणिक, बहुत ही द्रवित कर देने वाली एक गीत है जो रेरा चिरई की, कि कैसे उसके बच्चे भूखे हैं, माँ शिकारी को अपनी जान देने को तैयार है। ये कहती है कि मेरे बच्चे भूखे होंगे, मैं उनको फीड कर देती हूँ, फीड करके आ जाऊंगी, उसके बाद भले तुम मुझे मार लेना। शिकारी अपनी व्यथा बताता है कि अगर मैं तुमको नहीं मारूंगा तो मेरे बच्चे भूखे मरेंगे, क्योंकि तुमसे ही मिला जीवन है। तो ये बड़ी एक मार्मिक किस्म की कारुणिक की कथा है। एक आखिरी त्रिपुरी कांग्रेस में हाथियों वाला जो वो है, वो जरा बताएं। बहुत इंटरेस्टिंग। 1939 का त्रिपुरी कांग्रेस था जो अधिवेशन, वो 52वां अधिवेशन था। अगर मैं ठीक संख्या या इतिहास में मैं कमजोर हूँ लेकिन मैं जितनी मेरी स्मृति अगर ठीक है तो वो 52वां अधिवेशन था और उसमें छत्तीसगढ़ के ही बैरिस्टर छेदीलाल जी थे। तो उन्होंने कभी असम में अधिवेशन हुआ था तो वहाँ असम में हाथियों का जुलूस निकालना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ के आधार पर जबलपुर में महाकौशल में हो रहे कांग्रेस अधिवेशन में हाथियों का जुलूस, और वो भी 52वां था तो 52 हाथी का जुलूस निकलेगा, ऐसा संकल्प ले लिया गया। अब संकल्प ले लिया गया तो हाथियों की खोज शुरू हुई। हाथियों की खोज शुरू होने पे ऐसे जानकारी मिलती है जो बहुत अधिकृत स्रोत हैं उनसे, कि उसमें 25 हाथी सरगुजा महाराज ने भेजे थे इस शर्त के साथ कि उनका जाने आने का सारा खर्च और मुहावत वो उठाएंगे। और कुछ हाथी दीवान, क्योंकि ज़्यादातर उस समय जो देशी रियासतें होती थी उनके पास हाथी होते थे, तो ये हमारे लिए इतने गौरव का विषय है कि 1939 का कांग्रेस अधिवेशन यहाँ हो रहा है। और वो उस मायने में भी बहुत ऐतिहासिक था कि वो कांग्रेस था जिसमें पटारी सीतारामैया को गांधी जी के प्रत्याशी को हराकर सुभाष चंद्र बोस, और सुभाष चंद्र बोस लगभग बीमार बिस्तर पे थे और उन्होंने चुनाव जीता था। तो ये अपने आप में तो ये एक, और वो लेकिन वो संभव हुआ 52 हाथियों का जुलूस निकला। पहले हाथी पे सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर थी, क्योंकि चुनाव पहले हो चुका था, अधिवेशन बाद में हुआ था, तब तक सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बन चुके थे। तो पहले हाथी पे उनकी तस्वीर लेके, क्योंकि वो खुद शामिल नहीं हो पाए थे, वो बेड रिडन थे। और उसका स्वागत गीत लोचन प्रसाद पांडे जी ने लिखा था। म्यूजिक डायरेक्शन यहाँ का छत्तीसगढ़ का ग्रुप था,
उसने वंदे मातरम को म्यूजिकल परफॉर्मेंस जो किया था, वो बाजा मास्टर कहे जाने वाले यहाँ असीम चंद्र जी उनके गांव के पड़ोसी से पचकौर प्रसाद जी, तो वो उसके हेड हुआ करते थे और उनकी टीम थी जांजगीर जिले की, जिसने वो वंदे मातरम को कंपोज करके वहाँ परफॉर्म किया था। स्वागत गीत लोचन किसान पांडे जी ने लिखा। Any questions? अब हम लेखक के साथ प्रश्नों और उत्तरों के लिए मंच देना चाहेंगे। प्रश्न नहीं है, एडिशन है। जो बंजारे की बात आप दोनों ने की है, वो अलाउद्दीन खिलजी एक बड़ा मशहूर सुल्तान हुआ करता था। उसने मार्केट पॉलिसी बनाई और वो दिल्ली के आसपास जो अन्न मिलता था वो महंगा होता था, तो उसने एक रास्ता निकाला कि उनके परिवार को गिरवी रख लिया जाए, व्यापारियों को पैसा दिया जाए, नए व्यापारियों को भी भर्ती करें। और वो दूर दूर से, जब वो दूर दूर में पढ़ता था तो नहीं समझ में आता था, छत्तीसगढ़ आने के बाद समझ में आया दूर दूर का मतलब दिल्ली से छत्तीसगढ़ तक। अभी भी नहीं क्लियर हुआ है तो मैं जोड़ूंगा, उस व्यापारी को बंजारा कहा जाता था। बाद वाली पीढ़ी छोड़ देती है, अलाउद्दीन के बाद वो सिस्टम बंद हो गया। और जो सर चर्चा कर रहे थे, मतलब अब बंजारे सेट हो गए यहाँ, ठीक लगा तो अपने फैमिली को लेके आके यहाँ, ऐसी कल्पना में कभी अगर कहानी लिखूंगा तो ऐसा मैं लिंक बनाऊंगा कि ऐसा था छत्तीसगढ़ से कनेक्शन। उन दिनों भी यहाँ अनाज इतना सस्ता होता था कि दिल्ली की आपूर्ति करने के लिए यहाँ से अनाज जाता था। और दूसरा ये 52 हाथी वाले में एक मेरे को जोड़ना है। मालूम है कुछ लोगों को कि मैं नेताजी पर पढ़ा हूँ। ये ध्यान रखना है, 52 हाथी राजे रजवाड़ों ने दिए, राष्ट्रवाद था, जय हो, ठीक है। लेकिन कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस समय सत्ता थी 7 राज्यों में, फिर 8 राज्यों में, फिर लेते देते शायद 9वें राज्य पर होते ना होते तब तक वर्ल्ड वार आ गया। तो हाथी सत्ता से तो जुड़ा है, और सत्तासीन को चाहे अंग्रेज हो चाहे कांग्रेस हो। और मुझे प्रश्न आपके बहुत अच्छे लगे, मैं आपको बधाई देता हूँ। आपने जितना परिश्रम किया, तो 150 किलोमीटर दूर से मैं आया हूँ, तो मेरा आना बड़ा सार्थक हुआ। और मुझे सबसे अधिक अच्छा रोमांचक लगा, जो काफ़ी दिनों तक याद रहेगा, जो आपने वो कहा तालाब और रिपेयर्स। क्योंकि इतिहास पढ़ते पढ़ाते वो मैंने देखा है 6 से अधिक बार फैमिन कमीशन बने, और घासीदास के जीवन में भी वो प्रसंग आता है कि कैसे जा रहे हैं आसाम काम करते। एक समय था, आज तो 2 मिनट का मैगी भी है, और बेवजह नहीं कहूँगा, लेकिन मध्याह्न भोजन जैसा खाने का आइटम तो 35 किलो अनाज अब अपने पास बहुत अधिक है। शायद अमेरिका को मोदी जी रोकते हैं इसी नाम से कि तुम्हारा मक्का हम नहीं आने देंगे। तो वो अकाल वाला मामला ऐसा लगता है जो मन को, लोक जीवन को, साहित्य को, मेरी समझ से उस वेदना को, आज हम उपवास करते हैं भूख को महसूस करने के लिए। उस वक्त उपवास विलासिता नहीं थी, समझ सकता हूँ। और इसके लिए विक्टोरिया करें या लोकल अधिकारी करें, तालाब खोदवाना या रिपेयर करवाना, वो पता चलता है कि लोक का जीवन कैसा था। आपकी पुस्तक के माध्यम से हम छत्तीसगढ़ को, लोक को, और मेरे माध्यम से वो अलाउद्दीन खिलजी और बंजारा, तो ये इससे अधिक सफलता किसी रचना की क्या हो सकती है। मेरे पास कोई प्रश्न नहीं है, एक रिक्वेस्ट बस है कि आप इस परंपरा को जारी रखिए लिखने का। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूँगा सर आपका और मैम आपका, क्योंकि मैं हमेशा सोचता था कि यदि मेरे सोशल स्टडीज की क्लासेस इतनी इंटरेस्टिंग होती तो शायद मेरे भी बहुत अच्छे नंबर आते उसमें। खैर, मेरा प्रश्न ये है, जैसे आपने बताया कि हाथी कहाँ से आए, ये कोइंसिडेंस ही है कि मैं रीवा का रहने वाला हूँ और सरगुजा में मेरी पढ़ाई हुई है, तो जो 42 हाथी थे वो मेरे कंट्रीब्यूशन से भी आए हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, यहाँ पे अपनी शिक्षा दीक्षा ले रहा हूँ। तो जब भी हम छत्तीसगढ़ को जानने की तरफ बढ़ते हैं
तो बहुत उतने संदर्भ नहीं मिलते, आपकी किताब से बेशक मिलेंगे, पर जब भी मैंने तलाशा तो उसमें जो उसके नृत्य हैं, जो उसका संगीत है, और जो खास तौर से हम ड्रामेटिक्स के लोग हैं तो हम हबीब तनवीर से वो करते हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के कला के क्षेत्र में स्पेसिफिकली वो जो संगीत और वो जो नृत्य हैं जो लोग व्यवहार में थे, उनका क्या रेफरेंस था। और वो जैसे जब आप बता रहे थे कि चिड़िया वो गीत गाती है, तो वो मुझे बहुत कनेक्ट हो कि अच्छा ये भी एक एंगल था जो कितना फ्रेश है, जो शायद हमें और कहीं साहित्य में नहीं मिलता है। तो जो हमारे लोकगीत थे या लोक नाटक थे, उनके बारे में यदि आप थोड़ा प्रकाश डाल रहे हैं। आपके लिए ये बात थोड़ी चौंकाने वाली हो सकती है कि एक कोई 35-40 साल की या शायद इससे भी पुरानी बात होगी, पंडवानी प्रसंग हुआ और उस पंडवानी प्रसंग में तीजन बाई गई थी। तब झाड़ू राम देवांगन हुआ करते थे। तीजन बाई का परफॉर्मेंस, तब तीजन बाई का इस तरह से होने था, उनका परफॉर्मेंस हुआ तो भोपाल के अखबारों ने और कला समीक्षकों ने लिखा कि एक दुबली पतली सी नई लड़की आई है, पंडवानी गाने की कोशिश करती है और उसमें बिल्कुल सूट नहीं होता, और उसकी पंडवानी को उन्होंने आउटराइट रिजेक्ट किया। मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि लोक कला या संस्कृति है, जब रामचंद्र देशमुख ने पहली बार चंदनी गोंदा शुरू किया तो चंदनी गोंदा के लिए कहा जाता था कि जो मूल रूप से हम जो लोक मंच कहते हैं ना, पूरा का पूरा जो लोक मंच है, वो लोक मंच तो दरअसल उन पारंपरिक विधाओं का एक तरह से कंपाइलेशन है, एक तरह से कहिए कि उसका गुलदस्ता है ना। तो ये बार बार आरोप लगता है कि वो मूल स्वरूप को बिगाड़ रहा है। अगेन, जैसे ही लोक कला मंचों पे जाती है तो वो मंचीय कला हो जाती है, उसका स्वरूप बदल जाता है। तो इसमें बहुत उसके मूल में जाने की कोशिश करना, ये तो बहता हुआ पानी है, और उसके बहुत मूल में जाने की कोशिश करना या उसके मूल के कि वो ज़्यादा पवित्र है और ये ज़्यादा उसमें मिलावट हो गई है, किस्म का बहुत ज़्यादा, ठीक है कला समीक्षक लोग करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो जन आस्था है वो शायद इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती और चीज़ें बदलती रहती हैं। अगर एक महिला पंडवानी गायन जो होता था वो मंचीय प्रस्तुति तो होती नहीं थी। पंडवानी छत्तीसगढ़ की है भी नहीं, छत्तीसगढ़ बाद में आई है। कथा गायन की शैली है, पुरुष कथा गाते थे और वो कथा गा के फिर उसमें अभिनय शामिल हुआ। देवदास बंजारे पंथी नृत्य के लिए जिनकी हमेशा चर्चा होती है, देवदास बंजारे अपने एक संस्मरण में उन्होंने मुझे व्यक्तिगत रूप से ये बताया था कि कभी हम गए थे और हमने पंजाब का भंगड़ा और यहाँ का वो वहाँ का वो देखा, तो हमने देखा कि उसमें बहुत सारा एक्रोबेटिक होता है। तो आज जो पंथी नृत्य है उसको हम पिरामिड के कारण जानते हैं, और वो पिरामिड है वो देवदास बंजारे जो उसके एक तरह से कहिए कि अल्टीमेट अथॉरिटी थे, वो कहते थे कि वो जब देख के आए तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। गेड़ी नृत्य के लिए ऐतिहासिक तथ्य है कि गेड़ी नृत्य जिसको हम छत्तीसगढ़ का पारंपरिक नृत्य कहते हैं, उसकी परंपरा कितनी पुरानी है आपको ध्यान है? सन 1956 की। 1956 में एक छिंदवाड़ा आदिवासी जो रिसर्च सेंटर है वहाँ के अभिलेखन के लिए शेख हुसैन गए हुए थे मंडला में स्कूल के बच्चे गेड़ी कर रहे थे, तो उन्होंने कहा ये तो गेड़ी नृत्य बनाया जा सकता है। तो उन्होंने ट्रेनिंग दी तो बढ़िया लगने लगा। तो उस समय रिपब्लिक डे का प्रोग्राम होना था 1956 में, तो क्या चीज़, कुछ बढ़िया चीज़, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़, तो ये छत्तीसगढ़ का सॉरी मध्य प्रदेश का था। मध्य प्रदेश का ये पारंपरिक नृत्य जाएगा। गेड़ी नृत्य गया और रातों रात 26 जनवरी 1956 के दिन वो स्थापित हो गया कि मध्य प्रदेश का पारंपरिक नृत्य गेड़ी नृत्य है। तो इन सब चीज़ों को लेके बहुत
उसकी पवित्रता को लेके, उसके मौलिकता को लेके, ये हमारे गुरुजी कहा करते थे कि मौलिक संस्कृति शब्द का फ्रेज है ना, वो सबसे गड़बड़ फ्रेज है, क्योंकि जो मूल नहीं रहा सुसंस्कृत हो गया, कल्चर है, वही तो संस्कृति है, तो मूल नहीं होती है, मूल है वो तो प्राकृतिक होती है। नवरात्रि के दिनों में गांव में किसी मंदिर में देख गए हो कभी आप? यहाँ नहीं गया हूँ, पर मैं मध्य प्रदेश में जहाँ वहाँ भी कुछ सिमिलर सा होता है। यहाँ पे जसगीत गाए जाते हैं। अच्छा। और सबसे बढ़िया चीज क्या है कि टोली आती है, उसमें महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं। ये मुझे बहुत अच्छी चीज लगी, क्योंकि आप जितने यहाँ से अगले जो राज्य हैं, स्पेशली नॉर्थ के, आप बिहार देखिए या उत्तर प्रदेश देखिए, वहाँ महिलाओं को जाने की इजाजत नहीं है, पर यहाँ पे जो जसगीत गाने की जो टोलियां हैं उसमें महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं। रात को 12 बजे 1 बजे एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं, मंदिर में बैठते हैं, गाते हैं। तो ये जो चीज है, ये परंपरा यहाँ की। और एक चीज और, ये मैं आज कह रही हूँ कि एक ये जो तालाब है, मैं उस जगह से आई थी, यहाँ जिस छोटी सी जगह है गुजरात में, वहां पे 10 तालाब थे एक जमाने में। मतलब मैं गई उसके कुछ 2-4 साल पहले तक 10 तालाब थे। जब मैं वहां से आई तो आधा तालाब, 10 में से 9.5 तालाब बिल्कुल भर दिए गए थे। 2 पे शॉपिंग सेंटर्स बन गए थे। एक जगह उन्होंने सारा उसको साफ ही नहीं किया, कुछ नहीं किया, वहाँ एक धोबियों की कॉलोनी बन गई। और ऐसे करते करते, और कुछ पे सरकारी इमारतें बनी, तालाब भर के सरकारी इमारतें बन गई। और जहाँ पे पीने के पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 5 नदियाँ वहीं से समुद्र पे जा रही, नहीं होनी चाहिए। और साथ में पहाड़ है लगा हुआ, मतलब ये वेस्टर्न घाट शुरू हो रहा है। लेकिन वहाँ पानी की आज उस जगह पे पीने का पानी गर्मियों में नहीं मिलता। और ये मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात थी और बड़ी खुशी की भी बात थी कि रायपुर जैसे शहर में आप जहाँ भी जाएं, आपको तालाब मिलते हैं, देखने को तो मिलते हैं, और हर गांव में लोग उसको अच्छे से उसका वो करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तीन नाम जरूर मैं लेना चाहूँगा रायपुर में, कि पंडरी जो नाम हम आज कहते हैं, वो पुराने आप जाएंगे तो कहीं कहीं बैंक में या कहीं पुराने बोर्ड मिल जाएंगे, उसका नाम है पंडरी तराई, तो दरअसल तालाब था। दूसरा जिसको अब रजबंधा कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, वो रजबंधा, इसके पहले रजबंधा मैदान बना, उसके पहले रजबंधा तालाब था। अब जिसको शास्त्री बाजार कहते हैं, वो लेडी तालाब था। तो ये 3 अपने शहर के जो बीच के, गोकुल सोनी जी हैं, उन्होंने अपने फेसबुक पे वो फोटो डाली है जिसमें रजबंधा तालाब की है। तो रजबंधा तालाब का पानी मेरी याद तक था, लेडी तालाब का पानी मेरी याद तक था, पंडित तलाई का मेरी याद तक मैंने देखा है, और मेरा बचपन रायपुर में नहीं बीता है। मैं ये बात कह रहा हूँ आपको अर्ली 70s से स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करना चाहेंगे। मैं श्री डॉक्टर ब्रिज किशोर प्रसाद जी, इंचार्ज प्रिंसिपल एट मणिपुरी गवर्नमेंट कॉलेज गरियाबंद, को इस सम्मान देने के लिए आमंत्रित करना चाहूँगी। एहसास वुमेन की ओर से मैं प्रभा केदान फाउंडेशन को इस तरह के ज्ञानवर्धक और बौद्धिक रूप से प्रेरक कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित करने के लिए हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। श्री सीमेंट लिमिटेड को पूरे भारत में सांस्कृतिक और साहित्यिक परंपराओं को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए धन्यवाद। श्री विक्रम ठाकुर सर, डायरेक्टर आरएल स्कूल, को खास शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आज के हमारे इस टेटटी के लिए वेन्यू पार्टनर बनकर आपने छत्तीसगढ़ के साहित्य को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस अद्भुत आयोजन को और आपके बेजोड़ आतिथ्य के लिए हमारा धन्यवाद। रायपुर के एहसास वुमेन की ओर से राहुल सिंह सर को हार्दिक धन्यवाद, जिन्होंने हमें अपना साथ दिया और रायपुर में टेटटी के पहले संस्करण के अवसर की शोभा बढ़ाई। महोदय, आपका हमारे बीच होना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है।
सर, एहसास वुमेन रायपुर की ओर से मैं आपकी हृदय से आभारी हूँ। आपने बातचीत के दौरान उदारता व स्पष्टता का परिचय देते हुए हमारे सभी संदेह, शंका व अज्ञान को दूर करने का सतत प्रयास किया। आप सब श्रोताओं ने भी विषय की महत्ता को संज्ञान में लेते हुए अपना पूरा सहयोग दिया। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अब हम छत्तीसगढ़ की भाषा, लोक, संस्कृति व इतिहास के बारे में अधिक जानकारी इकट्ठी करने और इस ज़मीन से और भी अधिक जुड़ने की कोशिश करेंगे। मैं कल्पना मैम की भी आभारी हूँ। उनके द्वारा पूछे गए प्रश्न पूरी तरह प्रासंगिक थे, जिससे वार्तालाप सहज रूप से चलती रही। अंत में एक बार फिर आरएम स्कूल डायरेक्टर श्री विक्रम सर और उनके सहयोगियों का तहे दिल से शुक्रिया करना ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि उन्होंने हर कदम पर इस आयोजन में हमारा काफ़ी सहयोग दिया। और आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी फाउंडेशन की ओर से। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अ ब्यूटीफुल